Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Aziz Talaba. We have start chapter number 9, and the name of chapter number 9 is Chemical Equilibrium. केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन हो रही है और आज इंशाल्लाह इसको मैं सम अप करूँगा। लास्ट टाइम हमने एग्जांपल जो है वो एक डिस्कस की थी, एक स्टडी की थी। एग्जांपल नंबर 1, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। आयोडीन और हाइड्रोजन के दरमियान रिएक्शन को हमने स्टडी किया था। फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर कम्बिनेशन हो रहा था, हाइड्रोजन और आयोडीन हीट करने पर एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे थे। और दूसरे रिवर्स रिएक्शन के अंदर जो हाइड्रोजन आयोडाइड था वो टूट कर, जब हम उसको हीट करते हैं, टूट कर हाइड्रोजन और आयोडीन में वापस कन्वर्ट हो रहा था। कलर चेंजेस हमने देखे थे कि फॉरवर्ड रिएक्शन के दौरान जो आयोडीन का पर्पल कलर है वो गायब हो जाता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन में दोबारा आयोडीन वापस बनने पर पर्पल कलर अपीयर होता है। और उसके बाद हमने रिवर्सिबल रिएक्शन देखा था। आज हम दूसरे एग्जांपल को स्टडी करेंगे और एंड पे जो है वो हम आज केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन भी करेंगे हेल्प ऑफ या ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू एग्जांपल्स। लेकिन एग्जांपल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और एग्जांपल नंबर 2 का जो टाइटल है वो है रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान जो रिएक्शन है इसको हम स्टडी करेंगे। पहले हम कॉम्बिनेशन को स्टडी करेंगे। कॉम्बिनेशन में आपको अब तक पता चल गया होगा कि कॉम्बिनेशन में दो चीजें कंबाइन करती हैं। अब वो दो चीजें कौन कौन सी कंबाइन करेंगी, उनमें एक है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल ये है कि दोनों जो है वो कंबाइन करके क्या चीज बनाते हैं। तो कंबाइन होने पर दे प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट। ये थ्योरेटिकल फॉर्म के अंदर आपके सामने आ गया कि इसमें देखें जरा कि कैल्शियम ऑक्साइड, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो आपके ये साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है CaO। और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का जो केमिकल फार्मूला है वो भी CO2। इसी तरह जब ये दोनों केमिकल रिएक्ट करते हैं तो दे प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला भी ब्रैकेट में लिखा हुआ CaCO3। इस रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन आपके सामने है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड विच इज इन सॉलिड फॉर्म, ये छोटा सा नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ सॉलिड फॉर्म, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसियस फॉर्म, they both react with each other, they combine with each other to produce calcium carbonate CaCO3 which is in solid form again। ये आपके सामने कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन होना किसी चीज की। अब इसमें हमारे पास ब्रेक डाउन किसकी होगी कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी कि बिल्कुल जो हमने कॉम्बिनेशन पढ़ी है उसका रिवर्स होता है डीकम्पोजिशन के अंदर। अब इसकी आपके पास जो केमिकल इक्वेशन है ये आपके सामने है कि CaCO3 सॉलिड फॉर्म में जब हम इसको हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में जो है वो बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये एरो है जिसका हेड जो है वो ऊपर की जानिब है, जो इस बात को जाहिर कर रहा है कि कार्बन डाइ, देखें जरा यहाँ पर हमारे पास दो चीजें बन रही है, एक कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इनमें से जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो सॉलिड फॉर्म में है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म के अंदर है। अगर ये एरो ना हो और मैं आपसे अगर से पूछूं कि इन दोनों में से कौन सी ऐसी चीज है जो कि बॉटम में नीचे सेटल डाउन होगी और कौन सी है जो चीज है वो ऊपर की तरफ उठेगी, तो आपका बड़ा आसान सा जवाब है आपके लिए कि सर ये जो सॉलिड फॉर्म में है चीज कैल्शियम ऑक्साइड नीचे बैठेगी और जो गैसियस फॉर्म में है कार्बन डाइऑक्साइड की सारी बात ऊपर की तरफ उठेगी। और ये जो एरो है साथ में जिसका हेड जो है वो ऊपर की तरफ है, इसको ये भी इस बात को इजहार कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की शक्ल में बनते ही ऊपर की तरफ जो है वो उठनी शुरू हो जाती है। ये हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर जो डीकम्पोजिशन है इसकी दो तरह की पॉसिबिलिटीज है जो कि हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे इसको। टू पॉसिबिलिटीज, यहाँ से हमारा जो मेन केमिकल इक्विलिब्रियम है उसको मैं अब यहाँ पर फोकस करने दूँ कि टू पॉसिबिलिटीज डीकम्पोजिशन के दरमियान दो तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि डीकम्पोजिशन इन एन ओपन फ्लास्क। ये जो डीकम्पोजिशन है ये एक ओपन फ्लास्क में हो तो फिर क्या होता है। और जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो है इन अ क्लोज्ड फ्लास्क, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिस्कस करूंगा।
पहले हम देखते हैं जी ओपन फ्लास्क। ओपन फ्लास्क के लिए आपकी किताब पर भी एक डायग्राम बनी हुई, उसी को मैंने आपके सामने रखा था ताकि आपको समझने में, और समझने के बाद जब आप याद करेंगे तो रिवाइज करने में, याद करने में आपको आसानी हो। आपकी बुक वाली डायग्राम, ये मेरे पास एक कॉनिकल फ्लास्क है। कॉनिकल फ्लास्क के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट COCO3, इसको मैंने हीट किया। हीट करने पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर बन गया। अभी हमने ऊपर जो केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन पढ़ी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऊपर की तरफ एरो था, जो ये ज़ाहिर कर रहा था कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की तरफ उठेगी। ओपन फ्लास्क, इसका मतलब ये हुआ कि फ्लास्क जो है वो ओपन है, इसको किसी भी चीज के साथ ऊपर से कवर नहीं किया गया। इसका जो मुंह है वो खुला हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे बनती जाएगी वैसे वैसे इस फ्लास्क से आउट होती जाएगी, इस फ्लास्क से एस्केप होती जाएगी, निकलती जाएगी, खारिज होती जाएगी, और बाकी जो चीज हमारे पास बचेगी वो होगी कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसी डायग्राम के अंदर पहले तो मैं इस नीचे वाली क्वेश्चन को दोबारा, वही जो ऊपर लिखी हुई है वही आपके सामने दोबारा है, ताकि आपको जो है वो थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। कैल्शियम कार्बोनेट है, डिकम्पोजिशन और ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म के अंदर बन रहा है। अब आ जाते हैं इसकी तरफ, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये एरो के ऊपर लिखा हुआ है इरिवर्सिबल रिएक्शन, कि रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल है। हमने केमिकल रिएक्शन की दोनों टाइप्स, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों पढ़े हैं, दोनों के दरमियान डिफरेंसेस पढ़े हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट्स होते हैं। अब अगर इस रिएक्शन को देखें तो इसमें ये रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, और कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड, ये दोनों क्या हैं, इसमें प्रोडक्ट्स हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट्स वापस रिकम्बाइन नहीं करते। दोबारा फिर रिवाइज कर रहा हूँ कि इरिवर्सिबल ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ये प्रोडक्ट्स वापस रिकम्बाइन नहीं करते, उसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर ये वापस रिकम्बाइन करें भी तो कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे बनती जा रही है वो तो एस्केप होती जा रही है, वो तो खारिज होती जा रही है, वो तो फ्लास्क में से आउट होती जा रही है, निकलती जा रही है, तो बाकी तो पीछे बचा कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड। तो उस अकेले ने थोड़ी कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस दोनों मिलेंगे तो वापस जो है वो कैल्शियम कार्बन बनेगा। इसका मतलब ये हुआ ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। और इरिवर्सिबल रिएक्शन की हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, वहां पर डिफरेंस पढ़ा था कि इरिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट दूसरी पॉसिबिलिटी है मेरे पास, डिकम्पोजिशन इन अ क्लोज्ड फ्लास्क। पहली ओपन फ्लास्क है, ये क्लोज्ड फ्लास्क है। क्लोज्ड फ्लास्क के लिए भी आपकी किताब पर डायग्राम बनी हुई है, वही आपके सामने मौजूद है इस वक्त, कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बनते हैं। अब इस केस के अंदर बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड इस फ्लास्क में से एस्केप नहीं हो रही, खारिज नहीं हो रही, रिलीज नहीं हो रही। उसकी वजह क्योंकि हमने जो फ्लास्क है उसको कवर किया हुआ है, उसके जो कह रहे हैं कि उसके ऊपर कैप मौजूद है, उसको कवर किया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर रिलीज नहीं हो सकती, बाहर रिलीज नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये होगा कि इस फ्लास्क के अंदर अब कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मौजूद हैं। जबकि जो पहली पहली केस था ओपन फ्लास्क वाला, उसमें सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता जा रहा था, लेकिन इसमें दोनों मौजूद हैं। अगर दोनों मौजूद हैं तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी भी मौजूद है कि ये दोनों वापस रिकम्बाइन कर सकते हैं, और जब ये रिकम्बाइन करेंगे तो वापस जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट बनता जाएगा। अब ऐसा रिएक्शन जिसमें बनने वाले प्रोडक्ट्स वापस रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट बना दें, उनको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और ये आरो के ऊपर आपके सामने मेंशन है रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, बल्कि ये इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करता है। ये नीचे आपके सामने कैल्शियम कार्बोनेट और अ, जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के दरमियान एक डिफरेंस और हमने पढ़ा था कि इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम जो है वो सिंगल एरो की मदद से शो करते हैं। ये आपके सामने ये जो इरिवर्सिबल है इसको सिंगल एरो की मदद से शो किया गया है। जबकि अगर आप इसको देखें तो इसमें यहाँ पर जो है वो क्योंकि रिवर्सिबल है इसलिए डबल एरो शो किया। ये मैं चीजें बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए और ये याद भी हो जाए। तो बेटा यहाँ तक ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब ये जो दूसरी पॉसिबिलिटी है ना क्लोज्ड फ्लास्क वाली, ये इंपॉर्टेंट है और ये हमें जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ लेके जाएगी। अब यहाँ पर देखें जरा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन के नीचे लिखा हुआ है एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करता है। अच्छा, अब इसी डायग्राम को आपने जहन में रखना है और इसी रिएक्शन को आपने जहन में रखना है, और
इसके लिए हम देखते हैं जी, इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, जो पिछली डायग्राम है, इस केस के अंदर क्या क्या प्रोसीडिंग्स हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं जो कि वकूफ पजीर होते हैं जी। जी पहला जी, कि इनिशियली डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस। शुरू के अंदर, क्योंकि हमने ये जो रिएक्शन है वो स्टार्ट किया डिकम्पोजिशन से, कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन से स्टार्ट किया है। कहते हैं कि इनिशियली यानी शुरू में डिकम्पोजिशन शुरू होती है और इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे। दूसरे स्टेप के अंदर क्या होता है कि फिर आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, जो कि प्रोडक्ट वाली साइड पे बन रही होती है, वो कंबाइन करना शुरू कर देती है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। अब ये उसका रिवर्स रिएक्शन शुरू हो गया। पहले शुरू में क्या हुआ जी, डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन, और फिर चंद ही लम्हों बाद, थोड़ी देर बाद, जो प्रोडक्ट वाली साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और कैल्शियम ऑक्साइड, ये वापस आपस में रिकम्बाइन करना शुरू करते हैं, जो कि पहले वाले रिएक्शन का रिवर्स है। उसके बाद क्या होता है जी, कि शुरू कर फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन स्लो होता है। अब इसका वजह है कि शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट है और बाद में जो है वो, सॉरी, रिवर्स रिएक्शन स्लो है। शुरू के अंदर रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा होती है, जिसकी वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फास्ट होता है। अब जब रिएक्शन बिल्कुल स्टार्ट हो, उसी वक्त तो प्रोडक्ट मौजूद नहीं होते, या अगर मौजूद हो तो वो नेग्लिजिबल या बिल्कुल कम अमाउंट के अंदर मौजूद होंगे। तो जो इनके रिएक्शन की जो स्पीड होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, फास्ट होगा या स्लो होगा, ये डिपेंड करता है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, के कितनी अमाउंट के अंदर, कितनी मिकदार के अंदर हमारे पास। शुरू में चूंकि हमारे पास रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं, इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होता है और रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्लो होता है। ये जो बात एक्सप्लेन की है, ये इस पॉइंट के अंदर, इसको हम एक लॉ की शक्ल के अंदर, लॉ ऑफ मास एक्शन की शक्ल के अंदर आने वाले लेक्चर्स में इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि इवेंचुअली रिवर्स रिएक्शन स्पीड। अब शुरू के अंदर तो हमने बात की कि फास्ट होता है जी फॉरवर्ड रिएक्शन, और जबकि रिवर्स रिएक्शन स्लो होता है। लेकिन टाइम गुजरने के बाद जो है वो प्रोडक्ट बनते जाते हैं, और बनने के साथ साथ जो है रिवर्स इनकी स्पीड ज्यादा होने जाती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि दोनों रिएक्शन यानी फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी, कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन, ये दोनों जो है वो सेम रेट पर होना, यानी कि जितनी स्पीड के साथ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, उतनी ही स्पीड के साथ रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है। अब इसको जो है हमारे पास है, अब इसी टाइम के ऊपर जो हमारे पास है वो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो है वो दोनों सेम होते हैं। अब इसी स्टेज के ऊपर जो है वो मैंने आपके लिए कुछ समराइज किया है कि एट दिस स्टेज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कम्बिनेशन। मतलब कि जितनी स्पीड के साथ कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है, उतनी ही स्पीड के साथ वापस जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। अगर हम इसको एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ रिलेट करें, तो वहां पर हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड, तो मैं उसके लिए कहूंगा कितनी स्पीड के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड टूट रहा है, उतनी ही स्पीड के साथ वापस हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कम्बिनेशन। इसके लिए एक और मैं इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। क्या जितनी स्पीड के साथ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, उतनी स्पीड के साथ रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और एमसीक्यूज की शक्ल में इसको पूछा भी जा सकता है कि इस स्टेज पर जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन सेम होंगे, तब ये जो हमारे पास है ये कैल्शियम कार्बोनेट्स है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड है या कैल्शियम ऑक्साइड है, इनकी कंसंट्रेशन, इनकी अमाउंट चेंज नहीं होती। इनमें से हमारे पास कुछ रिएक्टेंट है, कुछ प्रोडक्ट हैं। जाहिर बात है, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों सेम है, या मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जितनी स्पीड के साथ टूट रहा है उतनी स्पीड के साथ वापस बन भी रहा है, तो फिर इसकी कंसंट्रेशन में या इसके अमाउंट में कोई फर्क तो ना आया, बिल्कुल सेम रहेगी। नहीं जी, नेक्स्ट हमारा यानी कि कह लें कि ये पिछले 3-4 लेक्चर्स का हमारे पास कंक्लूजन जो है वो आज
मिलेगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम इसकी डेफिनेशन, और ये केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन करने के लिए ही ये सारा हमने जो है वो बेस बनाई थी। डेफिनेशन भी बेटा आपके सामने है, आपकी किताब पर भी लिखी हुई है, वहां से आपने निशान लगा के याद कर लेना है, वर्डिंग आपके सामने लिखी हुई। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज सेम, याद करें जरा इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम को जो मैंने आपको समझाया था तो मैंने क्या बोला था, वहां पर आपके सामने कुछ लफ्ज रखे थे, सेम का लफ्ज था, बैलेंस का लफ्ज था, इक्विटी का लफ्ज था, बराबरी, तवाजुन। अब यहाँ पर भी फॉरवर्ड रिएक्शन इज सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाए तो फिर क्या होता है जी, द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट, कि जो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर है इसकी कंपोजिशन जो है वो सेम रहती है। इट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, और इस स्टेट को हम जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। फिर दोबारा आपके सामने इसको डेफिनेशन को रिवाइज करूंगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट एक ऐसी स्टेट है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड दोनों बराबर होती हैं, और इस मौका पर जो रिएक्शन मिक्सचर होता है, रिएक्शन मिक्सचर से मुराद जिसमें जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं, इनकी कंसंट्रेशन, इनकी कंपोजिशन सेम रहती है, चेंज नहीं होती। शर्त यह है कि केमिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, स्टैब्लिश होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स आज के लिए जो है वो हमारे लिए इतना काफ़ी है। इस केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से कुछ बातें रह गई हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, और ये हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो फिर एंड हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।